हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 13 क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है सैयद वंश और लोदी वंश। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आता है हमारा सैयद वंश, जो कि होने वाला है 1414 से 1451 ईस्वी तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी स्थापना कब हुई थी। तो जैसा आप देख सकते हैं कि 1414 में स्थापना की थी। और किसने इसकी स्थापना की थी सैयद वंश की? तो उसका नाम था खिज्र खां। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे कि खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। और इसका अंत कब हुआ था? तो 1451 में हुआ था। अंत का कारण जो था दोस्तों वो क्या था कि सैयद वंश के आखिरी शासक अलाउद्दीन आलम ने 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को स्वेच्छा से अपनी सेनापति बहलोल खान को दिल्ली सल्तनत की कमान सौंप दी। तो इस वजह से सैयद वंश का अंत हो गया था। आइए देखते हैं इनके कुछ प्रमुख शासक जो कि सैयद वंश थे। जो सैयद वंश से प्रमुख शासक थे उनका नाम है खिज्र खां, जो 1414 से 1421 तक शासन किया। फिर उसके बाद आया मुबारक शाह, जिसने 1421 से 1434 तक शासन किया। फिर आया मोहम्मद शाह, जिसने 1434 से 1445 तक शासन किया। और फिर लास्ट में आया था आलम शाह, जो कि 1445 से 1451 तक शासन किया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आइए देखते हैं खिज्र खां के बारे में, जिसने 1414 से 1421 तक शासन किया था दिल्ली में। तो इसमें पहला फैक्ट आता है हमारा, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि सैयद वंश की जो स्थापना थी वो खिज्र खान ने किया था। तो आपने इसे याद रख लिया कि सैयद वंश की जो स्थापना की थी वो खिज्र खान ने किया था। फिर अगला जो है फैक्ट हमारा वो है, सैयद वंश स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानता था। तो आप इसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो खुद को क्या मानता था? पैगंबर मोहम्मद मानता था खुद को। कौन? सैयद वंश का पैगंबर मोहम्मद खुद को मानता था खिज्र खां। फिर अगला है, खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये यहाँ से हमारा, कि खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने क्या किया था? रैयत-ए-आला की उपाधि जो है वो धारण की थी। अगला है, तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खां था, वह नियमित रूप से तैमूर के बेटे शाहरुख को कर भेजा करता था। तो आप इसे याद रखेंगे कि तैमूर लंग का सेनापति जो है वो खिज्र खां था, वह नियमित रूप से तैमूर के बेटे शाहरुख को कर भेजा करता था। अगला देखते हैं मुबारक शाह के बारे में, जिसने 1421 से 1434 तक शासन किया था। तो इसमें है पहला फैक्ट हमारा, खिज्र खां के बाद गद्दी पर उसका पुत्र मुबारक शाह बैठा। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि मुबारक शाह जो है वो खिज्र खां का बेटा था। अगला है, मुबारक शाह ने विख्यात इतिहासकार वहिया बिन अहमद सरहिंद को आश्रय दिया। सरहिंद ने तारीख मुबारक शाही पुस्तक की रचना की थी। यह सैयद काल में लिखी एकमात्र पुस्तक थी जो सैयद वंश के विषय में जानकारी देती है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मुबारक शाह ने जो इतिहासकार थे वाहिया बिन अहमद सरहिंद को आश्रय दिया था। और इन्होंने ही सरहिंद ने ही तारीख मुबारक शाही पुस्तक की रचना की थी। और इसी पुस्तक में जो है वो सैयद वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। अगला जो है हमारा फैक्ट वो है, मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की एवं अपने नाम का खुतवा पढ़ाया एवं अपने नाम के सिक्के जारी किए। तो मुबारक शाह ने क्या है कि उपाधि धारण की, शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतवा पढ़ाया और अपने नाम के ही सिक्के जारी किए थे। अगला है हमारा, मुबारक शाह ने तैमूर के पुत्र व ईरान के शाह शाहरुख को कर देना बंद कर दिया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मुबारक शाह ने तैमूर के पुत्र व ईरान के शाह शाहरुख को कर देना बंद कर दिया था। अगला देखते हैं मोहम्मद शाह के बारे में, जो कि है, मुबारक शाह के बाद गद्दी पर उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह बैठा। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह सुल्तान बना था। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे कि मोहम्मद शाह फिर उसके बाद जो है वो गद्दी पर बैठा, और मोहम्मद शाह के मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है अलाउद्दीन आलम जो है वो सुल्तान बना। तो अब देखते हैं अलाउद्दीन आलम के बारे में, जो कि 1445 से 1451 तक इसने शासन किया। तो अलाउद्दीन आलम शाह मोहम्मद शाह का पुत्र था। तो आप इसे याद रखेंगे कि अलाउद्दीन आलम जो है वो शाह मोहम्मद शाह का पुत्र था। यह सैयद वंश का आखिरी शासक था। तो आप इसे याद रखें कि अलाउद्दीन आलम जो है वो सैयद वंश का आखिरी शासक था। इसके बाद है, इसके समय दिल्ली सल्तनत के शासन के बागडोर सैयद के निकालकर लोदियों के हाथ में चली गई थी। तो इसी के बाद जो है वो जो दिल्ली सल्तनत का शासक है इसके हाथ से निकलकर लोदी जो कि एक दूसरा शासन है उसके हाथ में चली गई थी। अब देखते हैं अफ़गान, प्रथम अफ़गान राज्य जो कि है लोदी वंश का। तो यहाँ से हमारा लोदी वंश शुरू होता है। तो लोदी वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जैसे देख लीजिए कि स्थापना इसकी हुई थी 1451 में, सैयद वंश के ठीक बाद।
और इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल था 1451 से 1521 ईस्वी तक। और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है बहलोल लोदी। और लोदी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम है इब्राहिम लोदी। तो ये चारों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखेंगे कि इनकी स्थापना हुई थी 1451 में। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1451 से 1521 ईस्वी तक। और फिर इसके संस्थापक थे बहलोल लोदी। और लोदी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे। लोदी अफ़गान के थे और ये मुख्यतः व्यापारियों के रूप में भारत आए। इन्होंने सल्तनत में सेवाएं एवं प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। जब सल्तनत की शक्ति कम हुई तो लोदी ने अपने वंश की स्थापना की थी। फिर आइए देखते हैं कि इसके कुछ प्रमुख शासक कौन-कौन से थे। तो पहला था बहलोल लोदी जिसने इसकी स्थापना की लोदी वंश की। फिर सिकंदर लोदी, फिर उसके बाद है इब्राहिम लोदी। तो बहलोल लोदी का जो टाइम पीरियड था वो 1451 से 1489 तक था। फिर उसके बाद है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड था वो 1489 से 1517 तक था। और फिर है लास्ट में इब्राहिम लोदी और इसका कार्यकाल था 1517 से 1526 ईस्वी तक। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। अगला देखते हैं बहलोल लोदी के बारे में। तो जो बहलोल लोदी का वंश है वो लोदी वंश सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफ़गान वंश था। तो आपने इसे याद रखिएगा कि जो लोदी वंश है वो सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफ़गान से आया हुआ वंश था। बहलोल लोदी राज दरबार में सिंहासन पर न बैठकर दरबारियों के बीच बैठता था। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो बहलोल लोदी था वो राज दरबार के सिंहासन पर न बैठकर दरबारियों के बीच में बैठता था। अगला है बहलोल लोदी ने अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो बहलोल लोदी है वो अपने सरदारों को मकसद ए अली के नाम से पुकारा करता था। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगला है बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासन हुसैन शाह को हराकर अपने पुत्र बाबर शाह को जौनपुर का शासक बनाया। तो आप इसे याद रखें कि बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को हराकर अपने पुत्र बाबर शाह को जौनपुर का शासक बनाया था। फिर इसी तरह अगला जो देखते हैं वो है बहलोल लोदी ने ग्वालियर के शासक मान सिंह को हराया और वहीं से लौटते समय उसकी मौत हो गई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बहलोल लोदी की मृत्यु कैसे हुई। बहलोल लोदी ने ग्वालियर के शासक मान सिंह को हराया और वहीं से लौटते समय उसकी मौत हो गई थी। अब आइए देखते हैं सिकंदर लोदी के बारे में जिसका जो टाइम पीरियड था वो 1489 से 1517 ईस्वी तक था। तो जो पहला सिकंदर लोदी है बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था। इसका नाम निजाम खान था। तो आप इसे याद रखेंगे कि सिकंदर लोदी का ही एक दूसरा नाम निजाम खान था। तो ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये आप याद रखेंगे कि सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का जो है उत्तराधिकारी था और इसका नाम जो है वो निजाम खान भी था। अगला है सिकंदर लोदी ने भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी पैमाना बनवाया था। तो ये भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसने कौन सा पैमाना बनाया था जमीन जो है मापने के लिए? तो उसका नाम था गज ए सिकंदरी पैमाना बनाया था। अगला देखते हैं जो कि है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। वो 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। तो आप इसे याद रखेंगे कि सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। वो 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। अगला है वह गुलरुखी को उपनाम में फारसी में कविताएं लिखाता था। तो आप इसे याद रखेंगे कि वो गुलरुखी से उपनाम में फारसी में कविताएं लिखवाता था। अगला है उसने आयुर्वेद पे लिखे गए ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कर फरहंग ए सिकंदरी जो है इस नाम ये नाम दिया तथा संगीत पर लिखे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराकर उससे उसका नाम लिज्जत ए सिकंदरी रखा था। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे, ये एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसने आयुर्वेद पे लिखे गए ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराकर उसका नाम क्या रखा था? फरहंग ए सिकंदरी रखा था। जबकि उसने दिया गया संगीत पर लिखे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराकर उसका नाम लिज्जत ए सिकंदरी रखा था। इसी तरह अगला देखते हैं जो कि है सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। और फिर अगला है लास्ट इसका जो कि है सिकंदर लोदी ने मुहर्रम एवं ताजिए निकालना बंद कर दिया था। आइए अब देखते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में जिसका टाइम पीरियड जो था वो 1517 से 1526 तक था। तो इसमें पहला है कि सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी सल्तनत का सुल्तान बना था। तो आप इसे याद रखेंगे कि सिकंदर लोदी के बाद जो है वो इब्राहिम लोदी सल्तनत का सुल्तान बना। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो आप इसे भी याद रखें कि जो इब्राहिम लोदी है वो लोदी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। अगला है गृह युद्ध से बचने के लिए अफगान अमीरों ने सिकंदर लोदी के राज्य को दो पुत्रों में विभाजित कर दिया था। जो पहला था वो इब्राहिम लोदी था जो दिल्ली का राज देखता था। और फिर उसका बाद है दूसरा जो कि जलाल खान नाम से था और ये जौनपुर का राज्य देखता था। तो आप इन दोनों को भी याद रखेंगे कि जो है सिविल वॉर से बचने के लिए, गृह युद्ध से बचने के लिए अमीरों ने जो है वो लोदी वंश के दो
दो टुकड़ों में बांट दिया था। पहला हिस्सा जो है वो इब्राहिम लोदी के हाथ में था, जो कि दिल्ली का राज्य था, और दूसरा हिस्सा जो है वो जलाल खान के हाथ में था, जो कि जौनपुर का राज्य था। अगला है, जलाल खान को इब्राहिम लोदी ने जहर देकर मार दिया, जिससे अब जौनपुर भी इब्राहिम लोदी का हो गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो जलाल खान था वो इब्राहिम लोदी को जहर देकर मार दिया था, और जौनपुर भी जो है उससे छीन लिया था। अगला है, इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के राजा विक्रमजीत को हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया तथा विक्रमजीत सिंह को आगरा दरबार में रखा था। तो आप इसे याद रखेंगे कि इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के राजा विक्रमजीत को हराकर ग्वालियर पर जो है वो अधिकार किया और विक्रमजीत सिंह को आगरा दरबार में रखा था। अगला देखते हैं, घाटोली का युद्ध, जो 1517 से 18 में मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह और इब्राहिम लोदी के बीच जो है वो हुआ था। तो किनके बीच हुआ था? राणा संग्राम सिंह और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध? तो घाटोली का युद्ध हुआ था। इसमें ग्वालियर के पास घाटोली नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा संग्राम सिंह जो है वो विजयी हुए थे। और फिर अगला है, राणा सांगा के शरीर पर 100 घाव लगे थे तथा 100 युद्धों में विजेता भी थे। तो आप इसी युद्ध को याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि 1517 से 18 में घाटोली में जो है वो युद्ध हुआ था, और ये घाटोली जो है वो ग्वालियर के पास एक छोटी सी जगह है। और इसमें कौन जीता था? तो इस युद्ध में राणा संग्राम जीते थे। किससे जीते थे? तो इब्राहिम लोदी से जीते थे। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला आता है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। ये कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी का हुआ था। यह युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। अगला है, इब्राहिम युद्ध में मारा गया। इब्राहिम लोदी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था। फिर अगला है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। और आपने इसे याद रख लिया कि इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। और जो है इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत का 300 वर्षों तक जो शासन चला आ रहा था वो समाप्त हो गया है। इसमें तुगलक वंश था, खिलजी वंश था, सैयद और लोदी वंश था। तो ये 300 वर्षों का इतना लंबा शासन जो है इसी के साथ समाप्त हो गया था। और फिर इसी के बाद 1526 में मुगल से आया था बाबर, तो उसने अपने मुगल काल की स्थापना की थी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो है सैयद वंश से और लोदी वंश से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे, और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो जो खिज्र खान थे उन्होंने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो सैयद वंश का प्रारंभ किया था। तो आप देखेंगे कि नीचे आप देख सकते हैं सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था, मतलब चौथा वंश था, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1414 से 1451 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? जो सैयद राजवंश की स्थापना की थी वो खिज्र खान ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में लोदी राजवंश का अंतिम शासक था? तो कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो है दिल्ली वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित करने वाला कौन था? तो वो सिकंदर लोदी था। तो आप इसे याद रखेंगे कि उसने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित कर ली थी। अगला है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखेंगे कि इब्राहिम लोदी लोदी वंश एवं दिल्ली का सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। तो आपने इसे याद रखा कि इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान बना 1517 ईस्वी में।
आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो कि एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी के द्वारा स्थापित किया गया था लोधी वंश। अगला है किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो कौन सा युद्ध था? पानीपत का पहला युद्ध था जो कि इब्राहिम लोधी और फिर बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें जो है वो इब्राहिम लोधी हार गया था और इसी वजह से मुगल साम्राज्य की जो है वो स्थापना हो गई थी। अगला है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का जो अंतिम शासक है वो इब्राहिम लोधी था, जिसने आखिरी बार दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस युद्ध द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी पानीपत का जो पहला युद्ध था, इसी के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान था? तो ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोधी जो है वो दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। अगला है दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हो गया था? तो 1526 में समाप्त हो गया था, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो कब समाप्त हो गया? 1526 में समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी था। तो आप इसे याद रखेंगे कि लोधी वंश का संस्थापक था जो पहला जिसने की इसकी स्थापना की थी लोधी वंश की, उसका नाम था बहलोल लोधी। और लोधी वंश का जो अंतिम संस्थापक था, मतलब कि अंतिम शासक था, वो इब्राहिम लोधी था। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। अगला है पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मतलब कि कौन से सन में लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सन 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी हार गया था और फिर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? जो तैमूर के आक्रमण के बाद है वो भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का। तो आप इसे याद रखेंगे कि तैमूर के आक्रमण के बाद जो है वो भारत में कौन सा वंश आया था? तो सैयद वंश आया था। अगला है निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की थी? जो गुलरुखी के उपनाम से कविताओं की रचना की थी उसका नाम था सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? जो महाराणा सांगा थे उन्होंने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खातूली का युद्ध हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि खातूली के युद्ध में जो है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। अगला है निम्नलिखित में से मध्यकालीन शासकों में से किसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखी थी? जो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखने वाला कौन सा शासक था? तो वो था सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने किया था आगरा शहर की स्थापना। तो आप इसे याद रखेंगे कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। अगला है इनमें से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो मतलब कि दिल्ली से उसकी अपनी राजधानी को आगरा ले गया था, तो वो कौन था? वो सिकंदर लोदी था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना करने वाला कौन सा शासक था? तो वो था सिकंदर लोदी। तो आप इसे याद रखेंगे कि आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से सल्तनत शासकों में से कौन अफगान के मूल निवासी थे? तो अफगान से कौन आए थे? तो लोदी जो है वो आए थे अफगान से। तो आप इसे याद रखेंगे कि अफगान से शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत में पहला जो जो है राजवंश कौन सा था? तो लोदी राजवंश था। अगला है किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसके सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो सिकंदर लोदी को दिया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि आगरा शहर को किसने जो है वो स्थापना की या फिर आगरा शहर को किसने बनवाया था? तो वो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा निम्न में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में अधिकृत कर लिया था? तो ये कौन थे? तो ये जौनपुर को अधिकृत कर लिया गया था 1484 में सुल्तान बहलोल लोदी के द्वारा। अगला है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनियमन का माध्यम? तो ये बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा कि बहलोल लोदी की मुद्रा अकबर के समय तक विनियमन का माध्यम जो है वो रही थी। अगला है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने पहले हजरत आला की उपाधि जो अपनाई थी और फिर बाद में सुल्तान की उपाधि ले ली थी? तो वो था बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कि किस मध्यकालीन शासक ने ये उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? तो ये स्टेटमेंट जो है आप इसे याद रखेंगे कि ये स्टेटमेंट
किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट दिया था ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी ने दिया था ये स्टेटमेंट। तो आप इसे याद रखें कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है। ये स्टेटमेंट दिया था बहलोल लोदी ने। अगला है क्वेश्चन हमारा, जो कि है जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वो कौन था? तो वो था सिकंदर लोदी। जिसके शासनकाल में जो है वो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो वो कौन सा था? तो वो सिकंदर लोदी था। अगला है उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खादान पर अपने ज़कात हटा लिए थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि किसने अपने खादान पर ज़कात हटा लिए थे? तो सिकंदर लोदी ने हटा लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है 31। निम्नलिखित में से सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अन्य के ऊपर जो है वो कर समाप्त कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी जो है इस नाम से जाना जाता है कि उसने अन्य पर कर समाप्त कर लिया था। अगर दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देख ली है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आता रहता हूँ जो आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।